हाँ जी बेटा, क्या हाल है आप सबका। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। बेटा आज वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस अकाउंट का एक स्पेशल क्वेश्चन। क्योंकि डे टू डे हम स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि भाई जो भी आपको क्वेश्चन टफ लगते हैं ना, वो आप हमें पोस्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि वीडियो उस पर लाई जाए। अब ऐसे ही कोई भी आसान से क्वेश्चन उठा के तो उसको करवाओ, आप लोगों का भी टाइम वेस्ट हो, ये काम हमारे से होते नहीं है। तो स्ट्रिक्टली हाई क्वालिटी क्वेश्चन है, जिस तरह पिछली बार क्रेडिटर मैनेजमेंट का था। लोगों को था कि भाई वो थोड़ा टफ टॉपिक है, तो उसको हमने डिटेल में समझाया। ऐसे ही आज एडवांस अकाउंट में पार्टनरशिप के चैप्टर में जो मॉड्यूल में पार्ट 2 है ना, पार्टनरशिप, वहां पे आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। मैं मॉड्यूल में अभी ले चलता हूँ आपको। ये हम करेंगे। इसमें भी लोगों को थोड़ी सी दिक्कत है और जेन्युइन डाउट्स हैं, तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जिस तरह वो कहता है श्री रमन, इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। मैं आपको पेज नंबर वगैरह बता दूं, करके जाइए क्वेश्चन एग्जाम से पहले, नहीं तो वहां दिक्कत होगी। पेज नंबर सर 2.76 है, ये 2.76 पेज पे आपको मिलेगी इलस्ट्रेशन नंबर 2 पार्टनरशिप की एडवांस अकाउंट्स में। अब पढ़िए आराम से। ऑन 31 मार्च 2012 श्री रमन acquires on a payment of 80,000 the business of Messer Gupta and Singh, taking over at the book value falling asset and liability। तो 80,000 एक तरह से परचेज कंसिडरेशन हो गई। अब रमन ने बिजनेस टेक ओवर किया गुप्ता एंड सिंह का। ये एसेट और लाइबिलिटी टेक ओवर किया उसने। तो अगर इन एसेट्स का टोटल लगाएं, 35 प्लस 3 प्लस 46 माइनस 10, ये हो जाता है 74। 74 के बजाय जो प्राइस दिया गया वो 80,000 है। तो गुडविल आ रही है अपने पास 6,000 रुपए की। गुडविल कितने की आ रही है सर? 6,000 रुपए की। अब ये ऐसा सब इसने किया रमन ने कि नहीं सर, देखते हैं। ऐसा अगर सभी अच्छे से कर देता तो डाउट कैसे आता। 31 मार्च 2012 डेट ऑफ एक्विजिशन है, ध्यान रखना। देयर वाज नो चेंज बिटवीन 1 जनवरी 2012 एंड 31 मार्च 2012 इन दी बुक वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी नॉट टेकन ओवर। कहता रमन भाई, जो आपने एसेट और लायबिलिटी टेक ओवर नहीं किए, उनकी वैल्यू में इन 3 महीनों में कोई चेंज नहीं आया हुआ। अब देखते हैं कि कहाँ जाके ये इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट होगी क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में। अभी तो आइडिया नहीं ना, पढ़ते हैं तो पता चलेगा। द सेम सेट ऑफ बुक्स हैज बीन कंटिन्यूड आफ्टर एक्विजिशन एंड नो एंट्री ऑफ एक्विजिशन हैव बीन पास्ड एक्सेप्ट फॉर द पेमेंट ऑफ 80,000 मेड बाय श्री रमन। सर काफी दिक्कत वाली बात है ये तो। इन्होंने क्या किया, एक आप देख ही रहे हैं कि गोइंग कंसर्न की तरह बिजनेस टेक ओवर कर लिया। उसकी बुक्स में कोई एंट्रियां नहीं की, बस एक जो पेमेंट की है ना, उसकी एंट्री रिकॉर्ड कर दी बस। मतलब एक चलता हुआ बिजनेस आपने टेक ओवर किया, जिसमें ऑल एसेट ऑल लायबिलिटी तो आपने टेक ओवर ही नहीं किए, कुछ सिलेक्टेड फ्यू ही किए हैं, बट प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं किया आपने। पुराने बिजनेस वाले तो चले गए, बुक्स भी सौंप गया आपको, आपने खाली 80,000 रुपए की पेमेंट की एंट्री उसमें की है। तो काफी गलत है। अभी थोड़ी देर में दिखेगा कि एंट्री की कैसे। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड द ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर द बिजनेस परचेज अकाउंट। नई चीज, मतलब नई इन द सेंस कि कम यूज हुआ ना। पी एंड एल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एंड द बैलेंस शीट एट दैट डेट। सर ध्यान रखना, अगर ये पूरा ईयर देखें तो यहाँ पहले 3 महीने के बाद एक्विजिशन हुआ है, और आपको बैलेंस शीट जो पहली दी जा रही है वो पिछले साल की एंड की है। यहाँ आपने एक्विजिशन नहीं किया था। एक्विजिशन आपने कब किया था सर? आफ्टर 3 मंथ्स, 31 मार्च को। यस। अब वो वाली लाइन पढ़ते हैं। अब इसमें से मैं देखता हूँ मैंने क्या क्या टेक ओवर किया। सर मैंने 31 मार्च को डेटर फर्नीचर और स्टॉक, मतलब डेटर फर्नीचर और स्टॉक टेक ओवर किए। सर ये वाली बैलेंस शीट के हिसाब से नहीं, मैंने टेक ओवर कब किए? 31 मार्च को। तो 31 मार्च यहाँ से 3 महीने बाद है, तब तक इनकी वैल्यू में बदलाव आएगा, क्योंकि ये डेटर और स्टॉक में तो बिल्कुल गोइंग कंसर्न स्टेबल नहीं रहते, रोज चेंज होते हैं। ठीक है जी, तो उनमें चेंज आ सकता है। फर्नीचर बीइंग पीपी आइटम, ये कांस्टेंट रह सकता है। क्रेडिटर अगेन फिर डे टू डे बिजनेस से संबंधित आइटम है, तो ये भी चेंज हो जाएगी। अब घबराओ ना कि वो वैल्यू क्यों चेंज हुई है। सर वो वैल्यू 31 मार्च की है, और ये बैलेंस शीट 31 दिसंबर की है, उससे 3 महीने पहले की। अब जो ये लाइन बोली थी ना कि जो तुमने नहीं टेक ओवर किया, अब जो तुमने नहीं टेक ओवर किया वो एसेट लायबिलिटी मैं तुम्हारे सामने कर देता हूँ। सर ये वाला नहीं टेक ओवर किया, ये वाला नहीं किया,
ये वाला नहीं किया। ये इनकी वैल्यू किस दिन की है? 31 दिसंबर की। अब सुनो, देयर वाज नो चेंज बिटवीन 1 जनवरी टू एंड 31 मार्च इन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट लायबिलिटी नॉट टेकन ओवर। जो टेक ओवर नहीं हुए ना, उनकी वैल्यू में चेंज नहीं आया। इतना बोला ये। अब तो समझ आ गया ना कि 31 दिसंबर को ये वैल्यू जितनी दिख रही है, 31 मार्च को भी इनकी वैल्यू इतनी हो। सर चलो ये बात तो समझ आ गई, बट इस इन्फॉर्मेशन को यूज कैसे करना वो सर मैं सिखाऊंगा, वेट करो। अब ट्रायल बैलेंस आ गया 31 दिसंबर 2012 का, मतलब ईयर एंड का, और एक्विजिशन से 9 महीने बाद का ट्रायल। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे आपने इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस पॉलिसी टेक ओवर नहीं की थी, वो अभी भी आ रही है। सर जब आपने टेक ओवर ही नहीं की तो ये यहाँ क्यों आ रही है? सर आपने अकाउंटिंग ही ठीक नहीं की। मैं एक और बात दिखाता हूँ, बैंक लोन हमने टेक ओवर नहीं किया था, वो अभी भी आ रहा है। सर वो तो वैसे गलत है, ये तो हमारी लाइबिलिटी है ही नहीं है। पर सर अगर आप अकाउंटिंग ठीक नहीं करोगे तो लाइबिलिटी तो दिखेगी। और देखो इंटरेस्टिंग बात, गुप्ता और सिंह जो इस बिजनेस के पुराने मालिक थे, उनकी कैपिटल अकाउंट आज भी अपीयर हो रहा है, उनका कैपिटल अकाउंट आज भी अपीयर हो रहा है, जबकि बिजनेस बेचे हुए उन्हें 9 महीने हो गए। तो रमन का कैपिटल आ रहा है, चलो वो तो आना चाहिए कि नाउ रमन इज द ओनर ऑफ दिस बिजनेस। सर कमाल ही कर रखी है बंदे ने, वैसे अकाउंटिंग की तो धज्जियां उड़ा दी, ठीक है ना। अब कहता है बैंक डेटर्स ये सब, और एक सबसे अजीब, ये देखो, बिजनेस परचेज अकाउंट 80,000 रुपए डेबिट बैलेंस के साथ ये अपीयर हो रहा। अब मैं इसकी करतूतें बताता हूँ तुम्हें। इसने 31 मार्च को जब इस बिजनेस को टेक ओवर किया, भाई साहब इसने सिर्फ एक एंट्री डाली, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। इस बुक्स की इस बिजनेस की बुक्स में ये एंट्री इसने डाल दी, 80,000 रुपीज। उस वजह से आपका बिजनेस परचेज अकाउंट जड़ा है वो डेबिट में आ गया। देख लीजिए भाई साहब अच्छी तरह से, सेम सेट ऑफ बुक्स हैव बीन कंटिन्यूड आफ्टर द एक्विजिशन, नो एंट्री हैव बीन पास्ड एक्सेप्ट फॉर द पेमेंट ऑफ 80,000 मेड बाय द श्री रमन। कहता 80,000 की पेमेंट जो रमन ने की है, इसके अलावा कोई भी एंट्री नहीं डाली। सर बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, क्योंकि यहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे कि आपने कितनी गड़बड़ कर दी है। सर अब ये सॉर्ट आउट कैसे होगा? सर हमें जो काम सौंपा गया वो आप पढ़ लो। सर हमें सौंपा गया है कि भी आप एक तो बिजनेस परचेज का अकाउंट बंद करो, क्योंकि ऐसा कोई खाता तो कहीं दिखना ही नहीं चाहिए। ते पी एंड एल अकाउंट बनाओ इस साल का, ते बैलेंस शीट बनाओ। सबसे पहले हमें गुडविल निकाल लेनी चाहिए, जो यहाँ हम रफ में तो निकाल चुके हैं कि गुडविल कितनी आएगी, 6,000। अब इंस्टीट्यूट ने कहाँ ये गुडविल का कैलकुलेशन किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो सर, गुडविल 6,000। चलो ये तो जिन बच्चों को डाउट भी है वो यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे कि ये तो नॉर्मल है कि वेन एवर द बिजनेस इज टेकन ओवर तो नेट एसेट को कंसिडरेशन से कंपेयर करते हैं। अगर नेट एसेट कम हो, जैसे कि 74, और कंसिडरेशन हो ज़्यादा, तो जो डिफरेंस होता है उसे गुडविल ही कहा जाता है। तो इसमें नहीं मेरा ख्याल कि बच्चों को दिक्कत है। अब बच्चों को दिक्कत बाकी समझने में है कि ये जो सब हो रहा है। सर बिजनेस परचेज अकाउंट सबसे ज़्यादा क्वेरीज इसकी है। बिजनेस परचेज अकाउंट बनाया गया, इस ट्रायल में से ही यदि बैलेंस को उठाया गया, आप देख लीजिए 80,000 रुपये टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख दिया। सर अब ये एंट्रियां क्या है मैं बताता हूँ। सर ये इस ट्रायल में वो चीज़ें अपेयर हो रही हैं जो हमारे बिजनेस की ना ही एसेट है ना ही लाइबिलिटी, क्योंकि गुप्ता और सिंह से ना हमने इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस पॉलिसी को टेक ओवर किया था, ना ही उनकी कैपिटल ना ही आपका ये कह लो जी बैंक लोन। तो भाई इसको ख़त्म करना है। अब इसकी एंट्री कैसे होगी? सर आप प्रैक्टिकली समझो, आपके ट्रायल बैलेंस में एक इन्वेस्टमेंट आज अपीयर हो रही है, एक इंश्योरेंस पॉलिसी अपीयर हो रही है, जबकि ये है ही नहीं प्रैक्टिकली आपके पास, बिकॉज दीज वर नेवर एक्वायर्ड। तो मैं तो इसे कह सकता हूँ कि आपने एक डमी एसेट बना रखा है, फिक्टिशियस है ये चीज दिखाना, तो इसको राइट ऑफ करना है। तो एसेट को राइट ऑफ करने का एंट्री क्या होगा? सर बिजनेस परचेज टू इन्वेस्टमेंट, बिजनेस परचेज टू इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है सर, आप बिजनेस परचेज की हेल्प क्यों ले रहे हो? सर अल्टीमेटली मेरे को बिजनेस परचेज अकाउंट को भी राइट ऑफ करना, बिजनेस परचेज अकाउंट को भी राइट ऑफ करना, उसको दिखाना नहीं है। क्योंकि मैं आपको सही में बताऊं, अगर सारा ट्रीटमेंट सही हुआ होता तो ऐसे होना था, जो जो एसेट टेक ओवर किए उसकी एंट्री होनी थी, अपनी लक से अगर बुक्स खोलता, लाइबिलिटी की एंट्री होनी थी,
यहाँ आना था टू बिजनेस परचेज, ऊपर आ जाता गुडविल। ठीक है, अगली एंट्री होनी थी बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने की सर? 80,000 की। भाई साहब ने क्या किया, ये एंट्रियां की ही नहीं, तो इनकी गुडविल ये वो ये तो प्रॉपर रिकॉग्नाइज हुई नहीं, और एक बिजनेस परचेज में डेबिट बन के रह गया इनके पास। ये एंट्री भाई इसने नहीं की, सिर्फ ये एंट्री की है। उस वजह से बीपी का अकाउंट पहले क्रेडिट होने के बजाय सिर्फ डेबिट हुआ है, तो आज भी हमारे ट्रायल में अपना घर बना के बैठा। तो हमने उसको यहाँ रखा हुआ। अब इसके अगेंस्ट हम सारा कुछ सेट ऑफ करते जाएंगे, बारी बारी देखते जाना। तो सर सबसे पहले हमने इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस उड़ा दिए, क्योंकि वो तो हमारे है नहीं। अब बैंक लोन की लायबिलिटी भी हमारी है नहीं, अब लायबिलिटी को खत्म करना है तो लायबिलिटी को डेबिट करो। बैंक लोन टू बिजनेस परचेज, बिल्कुल सही। सर गुप्ता और सिंह की कैपिटल क्रेडिट हो रखी है, वो भी हमारी कैपिटल नहीं है, तो गुप्ता कैपिटल डेबिट, सिंह कैपिटल डेबिट, बिल्कुल। सर गुडविल बुक्स में दिखनी चाहिए, क्योंकि अगर सही एंट्री करते तो गुडविल दिखती। अब कई नालायक पार्टियां सोच रही होंगी सर फिर वो बाकी जड़े एसेट टेक ओवर हुए हैं वो भी तो दिखाओ ना। बेटा उनकी चिंता ना करो, आओ वापस आ जाओ। जेडे एसेट टेक ओवर हुए हैं, ये एसेट टेक ओवर हुए ना, डेटर, स्टॉक और फर्नीचर। लायबिलिटी में क्या, क्रेडिटर। ये तो यहाँ दिख ही रहे हैं, ये तो यहाँ है ही है। क्योंकि भाई ये इसलिए हैं क्योंकि हमने हमने किया क्या है, हमने उस बिजनेस की बुक्स को ही आगे चला दिया, प्रॉपर अकाउंटिंग की ही नहीं है। इसलिए एसेट जो टेक ओवर हुए हैं, लायबिलिटी जो टेक ओवर हुई है वो तो दिख ही रहे हैं, और उसके अलावा जो चीजें टेक ओवर नहीं भी की वो भी दिख रही हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या है, जो चीजें टेक ओवर नहीं की उन्हें रिमूव करना है। तो अगर उनमें क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट कीजिए, और अगर उनमें डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट कीजिए। सर वही कर रहे हैं। और जो गुडविल नहीं रिकॉग्नाइज हो पाई उसे कीजिए, एंट्री विल बी गुडविल अकाउंट डेबिट टू दिस बीपी। समझ रहे कि नहीं? क्योंकि सही रिकॉग्नाइजेशन भी अगर करते तो भी गुडविल टू बीपी ही होना था। अब सर इस पे ना जाना कि सर ये 13,000 कैसे आया, रट्टा ना मारना, ये पेंडिंग रखो। बाकी यहाँ तक देख लो, बिजनेस परचेज मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 80,000 हमने ट्रायल से उठाया, टू बैलेंस फ्रॉड डाउन, ट्रायल में डेबिट था। ट्रायल में इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस आज भी अपेयर हो रही थी, जबकि हमने इन्हें कभी टेक ओवर ही नहीं किया। एसेट डेबिट में है बट नॉट टेकन ओवर, क्रेडिट करके खत्म। ट्रायल में बैंक लोन, गुप्ता जी की कैपिटल, सिंह साहब की कैपिटल आ रही थी, जो कि अब इस बिजनेस को बिलोंग ही नहीं करते, क्रेडिट में डेबिट करके खत्म। ट्रायल में गुडविल अपीयर नहीं हो रही थी, जो कि होनी चाहिए थी मार्च में ही। अगर ये एंट्री होती तो गुडविल दिखती, तो हमने उसे रिकॉग्नाइज किया। अब गुडविल एसेट है तो उसे डेबिट करेंगे। क्या एंट्री होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू बीपी। सर अब सवाल उठता है, ये 13,000 कहां से आ गया? सर वेट, मैं कह रहा हूँ वेट स्ट्रिक्टली। ठीक है जी, हम इस पे एकदम से कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे कि ये 13,000 कहां से आ गया। मैं आपको थोड़ी स्टोरी बताता हूँ। सर इसमें ऐसे है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक ये ईयर जाता है। आपको बिजनेस उन्होंने यहीं पे दे दिया था, मार्च 31। 3 मंथ प्रायर टू एक्विजिशन है, 9 मंथ पोस्ट एक्विजिशन है। समझ रहे कि नहीं? अब वो 3 महीने का प्रॉफिट लाइक आपके लिए अर्न नहीं हुआ, वो आपने बाय किया है। समझ रहे, वो आपने बाय किया है। तो उसको अब कैसे लाना बुक्स में, उसकी कैलकुलेशन कैसे है, सब मेरे पे छोड़ो। ठीक है, उधर ट्रीटमेंट क्या होगा मैं सब बता रहा हूँ। पहले तो इन्होंने क्या किया कि ये ट्रायल दे रखा है, इस ट्रायल से पी एंड एल बनाया पूरे साल का। मैं इसकी एक एक चीज, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, वहां से आपको बता देता हूँ। सर ओपनिंग स्टॉक 40,000 आ जाएगा, फिर जी आप परचेजेस ले आना, फिर आप सेल ले आना, एक्सपेंसेस ले आना। ठीक है सर, क्लोजिंग स्टॉक बाहर दिया हुआ है, नीचे एडजस्टमेंट में। यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ये 78,000 आएगा। अब इसमें 3 मंथ्स जो है, आप कैलकुलेटर पे चेक कर लो, 4,50,000, मतलब पूरी तसल्ली चाहिए ना आपकी, माइनस ये, माइनस वो 12, ठीक है, ये 78,000 आ गया। 3 मंथ्स प्रायर पीरियड है, 9 मंथ्स क्या है, पोस्ट पीरियड। अब सर ये पहले 3 महीने का प्रॉफिट कितना है, पहले 3 महीने का प्रॉफिट कितना है, ये कैसे पता चले? नलायक पार्टियां, सर प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन की तरह चलते हैं ना, सेल रेशो, टाइम रेशो। बेटा है इतना, चार तो चीजें हैं आपके पास। सर फिर कैसे पता चलेगा, मैं बताता हूँ। सर देखिए ऐसे, जब प्रॉफिट होता है तो हमारे जड़े नेट एसेट्स हैं उनमें इंक्रीज आता है।
और जब लॉस होता है तो नेट एसेट में डिक्रीज आता है। समझे, कैपिटल की तरफ ही जाएगा ना प्रॉफिट। अब इस लाइन की रेलेवेंस बहुत ज्यादा सही हो जाती है। ये देखो, जो चीजें आपने टेक ओवर की, इनकी ये 31 मार्च की वैल्यू है, नेट वैल्यू है 74 है। अगर 31 दिसंबर की इनकी वैल्यू देखें तो सर 3000 फर्नीचर, स्टॉक 40, 30,000 के डेटर, और इसमें क्रेडिटर 12,000 माइनस किया जाए तो दिस इज 3,000 प्लस 40,000 प्लस 30,000 माइनस 12,000, तो उस दिन ये वैल्यू 61,000 है। अब आप कहोगे सर आप इन तीन चीजों में ही चेंज मान रहे हैं तो बाकी चीजें भी तो चेंज हुई होंगी। नो बेटा, बाकी चीजें जितनी 31 दिसंबर पे स्टैंड कर रही हैं, ये वैल्यूज ये वैल्यू मार्च तक चेंज नहीं हुई। सर आपको कैसे पता? मैंने कहा था मैं तुम्हें एंड में बताऊंगा। ये पढ़ो, देयर वाज नो चेंज बिटवीन 1 जनवरी एंड 31 मार्च in the book value of assets and liability not taken over। कहता कोई चेंज ही नहीं हुआ भाई साहब। कमाल है भाई साहब, हैं कोई चेंज नहीं हुआ। सर 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 फिर ये क्या इंडिकेटर है? मतलब कि ये चीजों की वैल्यू 31 दिसंबर को नेट वैल्यू 61,000 है, और इन्हीं चीजों की 31 मार्च को नेट वैल्यू 74,000 है। इनमें बढ़त है, जितनी इनमें बढ़त है उतनी हमारी कैपिटल में बढ़त है, क्योंकि बाकी एसेट लायबिलिटी तो हिले ही नहीं। तो इफ द कैपिटल इंक्रीजेस बाय 13,000 इन दीज 3 मंथ्स, इट इंडिकेट्स कि इन 3 महीनों ने 13,000 कमाया। सर इसके बारे में ऐसा कुछ इंस्टीट्यूट ने लिखा है कि नहीं? सर पूरा प्रॉपर सोल्यूशन है, बट एक क्वेश्चन की क्वालिटी थोड़ी हाई है। तो अगर आप कई बार इंडिपेंडेंटली अटेम्प्ट करते हैं तो थोड़ी देर में समझ नहीं आता तो आप जल्दी हार मान लेते हैं, वो वैसे सही अप्रोच नहीं है। बट मैं कह रहा हूँ बेटा, और भी ऐसे कोई क्वेश्चन आप चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्रॉपर यही होगा कि व्हाट्सएप करें, प्रेफरेबली मॉड्यूल में से स्क्रीनशॉट लेके कि भाई ये वाला क्वेश्चन जरा समझा दो, ये वाला क्वेश्चन समझा दो। टाइम हमारे पास कम है, पेपर बिल्कुल आ रखे हैं, बट स्टिल अगर आपके कोई ऐसे डाउट फंसे हुए हैं तो मैं उसमें पूरा अपना योगदान देना चाहूँगा, ताकि आप जो अच्छी चीज़ें, अच्छा कंटेंट है वो करवाइए, रेपिटिशन ना करवाइए। अब ये सर इंक्रीज इन नेट एसेट्स जड़े हैं वो आपके सामने है। 1 जनवरी को नेट एसेट दिखाए गए 61,000। सर इन चीज़ों को ही क्यों कंसिडर कर रहे हो? क्योंकि सर इन्हीं की वैल्यू चेंज हुई है ना 3 महीने में। बाकी अगर लिख लोगे, मैं तो कहता हूँ बाकी भी लिख लो, उनकी जो वैल्यू यहाँ लिखोगे वही यहाँ लिखोगे। तो चेंज तो इसी में आया ना, 61 से 74 हो गया, 13,000 रुपये इंक्रीज आया। ये 13,000 रुपये का इंक्रीज पहले 3 महीने का प्रॉफिट रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख सकते हैं 13,000 रुपये यहाँ इन्होंने बिजनेस परचेज अकाउंट में डाले। ठीक है जी, P&L टू बिजनेस परचेज, देन नेट प्रॉफिट टू रमन कैपिटल 65,000। प्रॉफिट प्रायर में भी हम यही देखते होते थे कि जो प्रायर पीरियड है वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, और जो पोस्ट पीरियड है वो एक तरह से कंपनी के सरप्लस अकाउंट में जाएगा। अब ये प्रोप्राइटर का सम है, तो इसमें कैपिटल में तो पोस्ट पीरियड गया प्रॉफिट 78 हो गया ना, बैलेंस फिगर में हुआ बेटे। 13 प्रायर का आपने निकाला माइनस से, तो 65 बैलेंस फिगर है, कोई रेशियो नहीं है। 65 तो पोस्ट में गया। अब पुराना जो है, अगर आप यहाँ कैपिटल रिजर्व लिख देते हैं तो बिजनेस परचेज अकाउंट आपका यहाँ पे डेबिट में है, उसमें 13,000 की एंट्री उड़ा देते हैं, बिजनेस परचेज में रहेगा डेबिट बैलेंस की क्लोज नहीं हो पाया। फिर सूझबूझ काम लेगी, आपको समझाएगी कि भाई देख कैपिटल रिजर्व तू क्रेडिट में दिखा रहा है, बीपी तेरा डेबिट में है, तो इनको सेट ऑफ ही कर दे। तो इंस्टीट्यूट ने ऐसा करने के बजाय सीधा इसे बीपी में ही डाल दिया, और वो पूरा पूरा सेट ऑफ हो गया। अब जो रमन की नई बैलेंस शीट बन रही है भाई, उसमें गुप्ता जी की, सिंह साहब की कैपिटल बिल्कुल नहीं दिख रही, सिर्फ रमन की अपनी कैपिटल है, प्लस उसमें प्रॉफिट है इस साल का। क्लोजिंग क्रेडिटर है भाई, बैंक लोन बिल्कुल नहीं, क्योंकि बैंक लोन हमने लिया ही नहीं था, हमने टेक ओवर ही नहीं किया था उसको, वो तो पुरानी फर्म का था, वो तो हमारी अकाउंटिंग की गलती थी, अब हमने उसे बंद कर दिया है। क्रेडिटर दिख रहा भाई बिल्कुल शानदार तरीके से 15,000 का। बाकी गुडविल आ रही है, फर्नीचर आ रहा है, स्टॉक एंड ट्रेड क्लोजिंग वाला, और ये सारा। तो ठीक है भाई, ये एक डाउट क्वेश्चन पूछा गया था, कोई भी ऐसे डाउट 5 के 5 सब्जेक्ट्स में, मतलब कि अकाउंटिंग, देन उसके बाद जी आपका कॉस्टिंग, देन उसके बाद जी आपका इनकम टैक्स,
देन उसके बाद जी आपका एडवांस अकाउंट तो फिर एफएमई को एकदम से बौछार भी ना कर दें कमेंट बॉक्स में ठीक है जी। जहां आपको डाउट है जेन्युइन, मतलब इट शुड बी हाई क्वालिटी क्वेश्चन जिसमें आप वाकई स्ट्रगल कर रहे हो। ठीक है, ये ना हो कि वो तो यूट्यूब पे पता नहीं कितनी जगह सॉल्व पड़ा है। ठीक है जी, या कोई बेसिक फॉर्मूले ये वो, या बिल्कुल ही एलिमेंट्री इलस्ट्रेशन टाइप, वो नहीं। हाई क्वालिटी क्वेश्चन जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, उसके बारे में आप रखें बात, तो हम कोशिश करेंगे कि उसे जल्दी से जल्दी वीडियो के माध्यम से आपको समझा दें। ओके जी बेटा, ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर वेल।